सर इसमें सर कितना डालेंगे? नमस्ते मनीष सर। C4 नहीं है सर इसमें जी सर सॉरी वो L1 और A1 भी ऐड कर सकते हैं सर इसमें? कुछ भी नहीं मोहबे सर, केवल C2 आ रही, ओनली C2 आ रही। जी सर सर 100 ml में सर। 100 ml में कितना जुगरे मिलाएंगे सर। सर? जी 100 ml में कितना मेडिसिन मिलाएंगे सर? दोनों का 50-50 मिला लीजिए आप, मतलब 100 ड्रॉप में से 50-50 ड्रॉप। 1 ml पर कभी भी कोई ऑयल बनता है 1 ml पर 1 ड्रॉप डलता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। 50 ड्रॉप आप C2 का डाल दीजिए, 50 ड्रॉप आरी का डाल दीजिए, इक्वल क्वांटिटी में मिलाइए और उसको प्रैक्टिकल यूज करके बताइए मुझे। हमने तो चैलेंज कर दिया मॉडर्न साइंस को। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग हमारे सब कलीग्स हो, भाई बहन हो आप हमारे, आप अगर इस चीज को प्रूव कर दोगे ना तो ये हमारे पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएगा। आज फीडबैक मांगने का मतलब क्या होता है, ठीक है, फीडबैक मांगने का मतलब ये होता है कि हमारे ग्रुप में जो लोग प्रोवाइड, जैसे अब राजा बाबू सर है, इनको बहुत सारे केसेस में क्लियर है कि फलाना जो मैं ये बड़े आसानी से क्योर कर सकता हूँ, ठीक है। हमें उनसे वो चीज की उनको जगाने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आज अगर वो किसी को प्रोटोकॉल शेयर करते हैं ना तो वो किसी और को जगा देता है हमारे भाई बंदियों में से, ठीक है। वो चीज हमको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये तो फुल बॉडी मसाज करना होगा ना सर? हाँ पूरे बोन पे, पूरी जितने बॉडी के बोन से सारे छोटे बड़े सारे बोन पे मसाज करना है, ठीक है। मैं आपको 2 फीडबैक और देने वाला हूँ दोस्तों आज, जो मैं इसीलिए कहता हूँ जी। ज्वाइंट पे लगाना है सर, ज्वाइंट 100 ml ऑयल पे 50-50 ड्रॉप्स डाले, राइट सर? हाँ बिल्कुल, D2 से डालिएगा मैम। जी सर, जी सर, मैं कल से ही शुरू कर देती हूँ सर। जी बिल्कुल सर, सारे ज्वाइंट पे लगाना है, ज्वाइंट हाँ पे। जी मोहबे सर, पूरे जॉइंट पे लगाना है। जितनी बोन्स है सारे बोन्स के जॉइंट्स पे सब दूर लगाना है, ठीक है। सर इसको स्पाइन पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन स्पाइन पे हल्का लगाना है, गाढ़ा नहीं लगाना। ठीक है सर, और उसके स्पाइन के साइड में तो लगा सकते हैं? बिल्कुल स्पाइन पे भी लगा सकते हो पर गाढ़ा नहीं लगाना आप, ठीक है। C2 का वर्क देखिए आप, C2 कहाँ काम कर रही है, ठीक है, याद करिए C2 कहाँ काम कर रही है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में सर। ठीक है, चलो एक बता दिया मैडम ने। म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम गुड इवनिंग सर। आप जी गुड इवनिंग कुराई सर, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक ही वर्ड सुनना चाह रहा था, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। आप मुझे बताओ बोन मेरो में कितना म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कि नहीं? होता है सर। थैलेसीमिया कहाँ डेवलप हो रहा है? बोन में सर। ठीक है, बोन में कौन से पार्ट में? बोन मैरो में बोन सर। मैरो में सर। बोन मेरो के कौन सी लेयर पे? मिडिल लेयर में जी सर इंटरनल। कपिल सर ने बताया स्पंजी एरिया पे, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये स्पेशल अगर आप लिम्फाइड और माइलर टिश्यू की स्टडी करोगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी शुरुआत होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जब C2 को आरी के साथ सपोर्ट कर दिया जाता है, कभी सुना है आपने C2 को आरी के साथ सपोर्ट करते हुए? नहीं सुना सर। नहीं सुना ना, ठीक है। अब आपको जब मैं रिजल्ट बताएंगे ना नीलिमा मैडम, उसी दिन इसकी पूरी फिलॉसफी बताऊंगा कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया, हमने क्यों पागलपंती ये करी, ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा फीडबैक है, ठीक है। और मैंने डॉक्टर KR वर्मा सर से डायरेक्टली, वो जब डॉक्टर साहब आए थे मेरे पास, बधाई देने आए थे, मेरे पास पेशेंट को लेकर आए थे और लगातार हम लोगों ने डिस्कस किया। पर अब वो कहते हैं ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, बोले नहीं ऑडियो वीडियो मत बनाओ, आप इसको शेयर करोगे, नहीं हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के बारे में कोई। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये आपका अगर ये सहयोग होता तो किसी का मोटिवेशन होता, ये हमारे लिए बेस्ट था। पर नहीं माने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, हमको उसकी अपेक्षा भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये फीडबैक हमको मिला तो हमारे ग्रुप वालों को सबको बताना है, हमने बता दिया। दूसरा फीडबैक दोस्तों, सबसे बड़ा फीडबैक बता रहा हूं आपको मैं हमेशा कहता हूं आपको D1 थेरेपी करना चाहिए, बोलता हूं नहीं दोस्तों। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, 2 महीने पहले आया था, ठीक है। वो लेडीज 132 किलोमीटर दूर रहती है और इतनी 23 किलोमीटर पैदल चल के गांव में पहाड़ी इलाके में जाना पड़ता है, ठीक है। अगर मोटरसाइकिल मिल गई किस्मत है, नहीं तो पैदल जाना पड़ता है। वो लेडीज मेरे पास आई थी, किसी ने मुझे बताया था, मतलब मेरा पता बताया था। उस लेडी को गर्भाशय में 1.5 किलो की गठान थी दोस्तों, 1.5 किलोग्राम की, जिसको आपने नाम सुना होगा हाइडेटिफामोल। कितने लोगों ने नाम सुना है? ठीक है यस सर, सुना है सर। जी यूट्रस
किरण सर केवल डिस्टिल वाटर में 100 ml, याद रखिएगा 30 ml में हम लोग 5 ड्रॉप डालते हैं, अगर सिंगल मेडिसिन देना है तो 10 ड्रॉप डालते हैं, करेक्ट? ठीक है, तो मैंने उसको दोस्तों 30 ड्रॉप टोटल डाला था और 30 ड्रॉप 100 ml में डालकर मैंने उसको दे दिया था और उसको कहा था 10 ड्रॉप 3 टाइम लेना। D1 का C1 याद रखिएगा, C1 का D1, ठीक है, 100 ml में 30 ड्रॉप डाल के उसको दिया था मैंने, D1 C1 का D1, ठीक है, और डालकर 10 ड्रॉप 3 टाइम्स लेने को कहा था। और 1 महीना 28 दिन के बाद का फीडबैक है दोस्तों, 2 महीने से जो मेंसेस आ रहा था, डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्ते सर। 2 महीने बाद जब उसको मेंसेस आया दोस्तों, तो आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि जब पहले मैंने मेंसेस आया तो उसको मेंसेस पहले से ज्यादा गया, 5 दिन ज्यादा गया, ठीक है, यानी 5 डेज में मेंसेस क्लोज हो जाता था, उसको 3 ही दिन आता था पहले, उसको पहले महीने में 8 दिन मेंसेस गया। और नॉर्मल अगर मेंसेस की ब्लीडिंग जाएगी दोस्तों तो 50 ml पर डे, 3rd डे के बाद में वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट डे में थोड़ा कम आता, 2nd डे में ज्यादा, 3rd डे में ज्यादा, 4th डे में कम और 5 दिन में बिल्कुल छीटा होकर बहुत कम हो जाता है दोस्तों। लेकिन उस लेडीज को 8 दिन तक कंटिन्यू, 8 दिन तक कंटिन्यू मेंसेस गया दोस्तों। और आप बिलीव करोगे, पहले महीने का प्रोटोकॉल के बाद उस लेडी का फोन आया था, सर मुझे हल्कापन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, ये चीज हमें फीडबैक में दी थी। लेकिन जब वो 2nd मंथ में आई और 2nd मंथ के बाद जब उसको क्लॉट के क्लॉट, ब्लड के क्लॉट, थक्के के थक्के गए दोस्तों, और जब उसके घर वालों ने बोला कि तुझे ऐसा जा रहा है जैसे कोई बच्चा रुका हुआ है, ऐसा ना हो कि वो बच्चा था अंदर, ठीक है। उसके बाद में जब उसको वहां पर जो रेडियोलॉजिस्ट हमारे खरगोन में है, सोलंकी, डॉक्टर सोलंकी सर, वहां पर उनके पास निदान इन्वेस्टिगेशन सेंटर में लेके जाया गया दोस्तों, और वहां पर पर्टिकुलर उसकी पूरी स्टडी कराई गई। तो वो डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट को देखता है और फिर नई रिपोर्ट को देखता है, पुरानी रिपोर्ट को देखता है फिर नई को देखता है। क्यों? क्योंकि जब 1.5 किलो की गठान लेकर आई थी तब भी उसी डॉक्टर ने सोनोग्राफी की थी, और जब वो एक बादाम के बराबर एक गठान को लेकर आ रही है अंदर, तो वो डॉक्टर सोच में पड़ गया कि विदाउट सर्जरी ये कैसे गायब हो गया, इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ये चीज में अटक गया हो, ये क्या करा तुमने, कैसे लिया। और उस लेडीज से उन्होंने पूछा तुमने क्या करा, तो उसने बताया कि मैं ये एक डॉक्टर ने दवाई दी थी, उसने सूंघ के देखा उस दवाई को, और उसके बाद में मुझे कहा कि मैं बात करता हूँ ये क्या दवाई है। उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने पूरी फिलॉसफी उनको बताई, 10 मिनट हमारे से चर्चा हुई, और उन्होंने कहा साहब आप मुझे इलेक्ट्रोमैथ की कोई बुक प्रोवाइड कराओ। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे आज तक इतना ब्रिलियंट रिजल्ट नहीं मिला। ये खुशी की बात है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैथ को एक नया जान दे रहा है कि C1 से। और मैं इस चीज के लिए मैं डॉक्टर AK सिंह सर बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे गाइड किया है कि D1 के लेवल पर हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। बहुत जल्दी दोस्तों मैं आगे जाकर आपको वहां पर ये गाइड करने वाला हूं कि D1 के लेवल पर। सबसे पहले मैं उनको इसीलिए बधाई देता हूं कि D1 के लेवल को उन्होंने कहा है कि ये लेवल आपको नेगेटिव के लेवल पर जाता है लेकर, और यही चीज हम लोगों को मोर नेगेटिव के लेवल पर डायल्यूशन थेरेपी के लेवल पर भी सिखाता है। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर हमारे लेवल पर डिस्कस करते हैं कि 10th डायल्यूशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, जब ये चीजें हमारे सामने आ रही है ना, तो फिर प्रोटोकॉल में हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और एडॉप्ट करना पड़ेगा। आप उस चीज को मानो नहीं मानो, मैं तो मानता हूं दोस्तों। मैं होम्योपैथ छोड़कर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर रिसर्च कर रहा हूं, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं इसने क्या करा दोस्तों। ये डायरेक्टली यूट्रस की वाल पर जाकर जो एंडोमेट्रियम होता है, उस एंडोमेट्रियम की वाल को वहां पर रप्चर कर दिया, रप्चर करके जितनी गंदगी थी उनको बाहर निकाल दिया, और जितना डिस्ट्रक्शन प्रोसेस था, जितना डिजनरेशन प्रोसेस था, सारा निकाल दिया। ये शब्द मुझे कहे गए हैं उन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के माध्यम से। बोले इतना बड़ा डिजनरेशन अगर आपने 2 महीने में अगर इसको डिसॉल्व कर दिया, तो आप मुझे बताइए कैंसर के लेवल पर आप क्या कर रहे हो दोस्तों। वही चीज आ गई, कैंसर के लेवल पर आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम कैंसर पे वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं उस चीज को, आज मोटिवेशन कर रहे हैं। तो बोले आप अकेले कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सारी फैमिली हमारी इसमें लगी हुई है। तो दोस्तों ये फीडबैक होता है। तीसरा प्रोटोकॉल दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हमारे पास एक केस आया था,
ये केस एक एमबीबीएस द्वारा रिफर्ड था दोस्तों। वो एमबीबीएस डॉक्टर मेरा क्लासमेट 12th में था और वो आज किसी मतलब आरक्षण की वजह से आज वो गवर्नमेंट में है दोस्तों, और मैं आज प्राइवेट हूं। उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ऐसा कैसे, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं तो ठीक करके बता दे। दोस्तों आईबीडी का पेशेंट था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, साथ में जीआरडी पॉजिटिव था, इवन स्टमक डायलेटेड था, और साथ में इसोफेगस ऐसा था लूज, लटका हुआ था दोस्तों, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी। और ऐसी कंडीशन में हमने दोस्तों सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की बात करी तो मेरा दिमाग सबसे पहले S2 की तरफ गया दोस्तों। मैंने जब S2 की पूरी स्टडी फिर से करी और जब वहां पर सिलेक्ट किया तो मुझे समझ में आया कि इसकी मेन मेडिसिन लाइकोपोडियम है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं सब लाइकोपोडियम से जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ नहीं आओ देखा ना ताओ दोस्तों, S2 का 1000 दिया। और मैं भी आपको यही कहूंगा, जब कभी भी आपको आईबीडी को ठीक करना है दोस्तों, इरिटेबल बाउल डिसीज को या सिंड्रोम को, आप सबसे पहले S2 का 1000 देके देखिएगा। मैंने इसी बेस पर उसको S2 का 1000 दिया। आप सोच सकते हो कितने दिन में मुझे रिजल्ट का फीडबैक आया होगा दोस्तों। ओनली 5 डेज जो इसोफेगस में लटकापन था, जो उसको ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी खाता हूं लटक जाता है, एक साइड में मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, स्टमक जो डिस्टेंडेड था, इरिटेबल बाउल लगातार वो बस खाना खाया और दस्त, खाना खाया और दस्त, बार बार दस्त को भागता था दोस्तों। वो कंडीशन कितने दिन में दूर होना चाहिए दोस्तों? 5 डेज के बाद उसका फोन आया 25%। 10 डेज के बाद, सिंगल मेडिसिन की बात कर रहा हूं, मैंने दूसरी कोई मेडिसिन नहीं दी, आरई और वाई को 5, 6, 7, 17 और 18 नंबर पर अप्लाई किया, A2, F2, C5W को 48 पर अप्लाई किया और S2 का 1000 दिया दोस्तों। और इसका फीडबैक ये मिला मुझे दोस्तों, आफ्टर 27 डेज देयर इज नो GERD सिम्टम, देयर इज नो रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस सिम्टम। और थर्ड, जो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता था, लगातार थ्रोट में पेन होता था दोस्तों, देयर इज नो पेन। ठीक है, ये 3 चीज। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लेवल पर फीडबैक देखिए दोस्तों, आफ्टर 5 डेज, उसके बाद में वो किसी भी दिन खाना खाने के बाद तुरंत दस्त नहीं गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गाइडेंस सिम्टम है दोस्तों, बहुत बड़ा हमको गाइडेंस मिला उस लेवल पर कि एक मेडिसिन से भी हम इतनी जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, ऐसा कोई भी पेशेंट जो जीआरडी से ग्रसित हो, जो कहीं ना कहीं आईबीडी से ग्रसित हो दोस्तों, आप केवल और केवल वहां पर S2 का 1000 जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों। साथ में REY का अल्टरनेट A2, F2, C5W मैंने इसलिए दिया था, पेशेंट बोलता है मुझे लगातार रिकरेंट हेडेक हो रहा कुछ दिनों से, और साथ में मुझे गैसेस जब होते हैं, जब बहुत पेन होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम इंटरनल कुछ नहीं देते, सिंगल S2 का 1000 देते हैं, बाकी इसको देते हैं। और दोस्तों उसका फीडबैक ये मिला, आफ्टर 27 डेज अभी मेरे पास आया और 2nd मंथ की मेडिसिन लेकर गया है दोस्तों। अब मैंने उसको जनरल टॉनिक S2, C15B, नेचुरल टॉनिक C10 over2Y और स्लास नाइट में दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। ये दोनों D6 में दिए दोस्तों, और साथ में S2 का 200 दिया है दोस्तों, B के साथ। याद है आपको, मैंने आपको बताया था हमेशा S2 200B दिया और ग्लोबल्स के रूप में दिया। और उसको मैंने कहा है हर 7 डेज पर 10 ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में डाल लेना और मॉर्निंग में पी लेना। मतलब डोज इस तरह से हमको रिवाइज करना है दोस्तों, और रिवाइज करके बिल्कुल रिड्यूस करते चले जाना है। और वही प्रोटोकॉल मैंने वहां दिया है। और अभी भी पेशेंट का कहना है, अभी 7 दिन हुए हैं, और वो अभी भी कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा रिलीफ है, 50 to 60% में रिकवर हो गया। तो दोस्तों ये चीज आप सीखिए कि हमको इस स्टेप से प्रैक्टिकल करना है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, इसीलिए ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा गपशप हो गया। आज हम बात करते हैं दोस्तों ओरल कैंसर की। जब ओरल कैंसर की बात होती है ना दोस्तों, तब हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है टेबल प्रैक्टिस में। और यही चीजें हम लोगों को बहुत सारे, डेंटल कैंसर हो, टंग कैंसर हो, अंदर की तरफ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा हो, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में। और जब इस कैरेक्टर को देखते हो तो आपको केवल एक लेयर देखना है जो मैं बना रहा हूं दोस्तों। ये लेयर को आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी लेवल पर फेल होंगे दोस्तों। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हर लेवल पर सक्सेस के लेवल पर जाने वाले हो।
दोस्तों जब हम पर्टिकुलर अगर माउथ की बात करते हैं तो आप लोगों ने सबने दोस्तों इतना तो पढ़ा होगा, अगर आप शायद हमारा रह गया है ना अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, वहां भी आपको समझ में आएगा। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, जब हम पूरी माउथ की बात करेंगे ना तब आपको ये देखना है दोस्तों, दिख रहा है आपको या थोड़ा सा चेंज करो, एडजस्ट करो? ठीक है दोस्तों, तो जब इस लेयर की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ओरल कैविटी, ये पूरी माउथ की जो ओरल कैविटी होती है जो लिप्स से शुरू होती है दोस्तों, याद रखिएगा आप, यानी इस कैंसर में लिप्स का कैंसर आएगा, टंग का कैंसर आएगा, डेंटल कैंसर आएगा, आपके जो अंदर के डेंटाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन जिंजीवा जिसको बोलते हैं उसका भी कैंसर आएगा, आप लेटरल पोर्शन यानी दोनों गाल के अंदर लेटरल पोर्शन देखोगे उसका भी कैंसर आएगा, ऊपर जो बकल कैविटी होगी उसका भी कैंसर आएगा, यानी ओरल कैंसर के अंदर मैंने आपको सारी चीज एक में कर दी दोस्तों, और ये इसलिए करी 90% कारण आपको दोस्तों एक मिलेगा, ठीक है, और 90% कारण के कारण ट्रीटमेंट भी बस एक या दो मेडिसिन का अप डाउन होगा दोस्तों, लेकिन C13 C3 तो कॉमन होगा, ठीक है। जब C13 C3 कॉमन है तो हम लोग अलग अलग क्यों पढ़े, हम लोगों तो एक ही में हथियार हमको मिल रहे हैं इतने सारे दोस्तों। तो जब कभी भी आपको कोई स्क्विमस सेल कार्सिनोमा की बात आती है ना तो आपको केवल ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर पे चले जाइए दोस्तों, ये पूरा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। जो लिप्स की बात कर लो, टंग की बात कर लो, गम्स यानी जिंजीवा की बात कर लो, बकल मिकोसा जो ऊपर बकल कैविटी होती है दोस्तों उसकी बकल मिकोसा की बात कर लो, या माउथ के फ्लोर नीचे फर्श की बात कर लो दोस्तों जो टंग के अंदर होता है, अंडर द टंग, ठीक है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की बात कर लो, ठीक है, एंटीरियर आगे के जो टंग होती है दोस्तों, आप देखते हो पेशेंट को बोलते हैं अगर ये जो अब एग्जामिन करते हो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग का करते हो दोस्तों, और जो ट्राइंगल होता है यानी वहां पर रेट्रोमोलर ट्राइंगल जो होता है दोस्तों, वो रेट्रोमोलर ट्राइंगल के जो हार्ड पैलेट होता है दोस्तों, ये सभी वहां पर ओरल कैविटी के लेवल पर आते हैं, और जब ये सब ओरल कैविटी के लेवल पर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जितना भी कैंसर का जो भी कारण डेवलप होगा वो कहीं ना कहीं इस ओरल कैविटी में इन सारी जगह पर कैंसर होगा, वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के लेवल पर होगा दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम दोस्तों, वो भी हमको जानना जरूरी है। इसके अलावा ये सब किस में आ गया, ओरल कैविटी में आ गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। इसके अलावा जो ओरोफेरिंक्स होता है नीचे की तरफ आ जाइए, ठीक है, यहां पर कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेजोफेरिंक्स यानी नेजल से जुड़कर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट करता है, एक होता है ओरोफेरिंक्स यानी कि वहां पर एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो माउथ है ओरल कैविटी आगे की तरफ जिसमें कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंक्स दोस्तों। तो जो ओरोफेरिंक्स की वाल होती है उसमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये तो हमने एंटीरियर पार्ट का पूरा ओरल कैविटी का पढ़ लिया, जो पोस्टीरियर पार्ट आएगा दोस्तों उसमें सॉफ्ट पैलेट मिलेगा, याद रखिएगा इसमें हमको हार्ड पैलेट मिला था ओरल कैविटी में, वहां पर क्या मिला, सॉफ्ट पैलेट मिला, सॉफ्ट पैलेट के बाद में क्या मिला, टॉन्सिल्स मिले, टॉन्सिल्स के बाद में क्या मिला, टंग का पोस्टीरियर पार्ट, बैक पार्ट यानी 1/3 पार्ट ऑफ द टंग, जो बैक साइड में जो वॉल है जो वहां पर मोटा पार्ट होता है दोस्तों, और अगर उसमें कोई कैंसरस पार्ट हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है तो निगलने में हमको स्वॉलोइंग में दिक्कत आती है दोस्तों, ठीक है, वो वाला पार्ट। और ऐसी कारण से दोस्तों यहां पर वॉल ऑफ थ्रोट
ये नहीं कि वहां पर फ्रॉड के रीजन में जितनी वाल होती है वो उसका डायरेक्ट लिंक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। तो वॉल ऑफ थ्रॉट का रीजन जब यहाँ पर आता है ये टिपिकली दोस्तों ओरोफेरिंक्स के लेवल पर आता है। और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ओरल कैविटी में जो एपिथेलियम होती है दोस्तों, ठीक है, वहां पर आपको दो चीज खास तौर से ध्यान रखना है, इसीलिए मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ओरल कैविटी के लेवल पर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको दो चीज देखने को मिलती है। ठीक है, लेयर तो वही है स्क्विमस सेल एपिथेलियम, उसी से बनी हुई है पूरी माउथ हमारी दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पर दो चीज होती है दोस्तों, एक किरेटिनाइज्ड होती है और एक नॉन किरेटिनाइज्ड होती है दोस्तों। अब किरेटिनाइज्ड होती है तो क्या मतलब है किरेटिनाइन का, क्या काम करता है दोस्तों किरेटिन? अगर आपको ये पता चल गया देन यू गॉट अ प्रोटोकॉल, आप फट से सीख जाओगे यहां पर क्या करना है दोस्तों। तो जो ओरल कैविटी की एपिथेलियम होती है दोस्तों वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो इतनी गरम गरम चीजें, इतनी तली गली चीजें, इतनी साल्टी चीजें, इतनी मसालेदार चीजें, इतनी आपकी मिर्ची वाली चीजों को भी अडॉप्ट करती है दोस्तों। तो वो क्यों करती है, किस चीज से प्रोडक्शन होता है उसका? अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम से क्या हो जाएगा दोस्तों? वो चीज आप खा सकते हो? फिर नमक की चीज या मिर्ची की चीज खा सकते हो? नहीं ना। तो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों? तो यहां पर एक लेयर होती है जिसमें सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो किरेटिनाइज लेयर होती है दोस्तों, और ये स्ट्रेटिफाइड किरेटिनाइज लेयर होती है दोस्तों, जिसको किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो कि किरेटिन को प्रोड्यूस करता है, लगातार वहां पर किरेटिन प्रोड्यूस होता रहता है दोस्तों, और यही कैरोटीन इसको टफ बनाता है, स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। और यही कारण है कोई भी गर्म चीज हो या कोई भी चीज हो दोस्तों वहां पर एडॉप्टेशन कर लेता है उससे। मैक्सिमम कंडीशन में 99% केसेस में दोस्तों वहां पर उसको कोई भी नुकसान नहीं होता बिकॉज ऑफ किरेटिन के प्रोड्यूस होने के कारण दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों फूड ब्रिंग यहां पर जितना भी वियर या टीयर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चाहे आप वहां पर किसी भी प्रकार का फूड गरम गरम खा लो, किसी भी प्रकार के ड्रिंक्स आप गरम गरम ले लो, उनसे प्रोटेक्शन का काम वहां पर वियर और टीयर का जो उसमें टूट फूट हो जाते हैं उससे बचाने का काम यही किरेटिन करता है दोस्तों। याद रखिएगा, स्क्विमस एपिथेलियल किरेटिनाइज सेल्स के माध्यम से ये पूरा प्रोटेक्शन वहां पर जर्मिनेट होता है, और यही प्रोटेक्शन वहां पर हम लोगों को किसी भी प्रकार का डैमेज से ओरल कैविटी के लेवल पर बचाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम गार्गल देते हैं तब वो कहां काम करेगा ये चीज आपको देखने की है दोस्तों, वो भी यही सीख लीजिएगा आप। जब दूसरी बात करते हैं हम, यहां पर जब आपने देखा तो ये किरेटिनाइज्ड लेयर ऊपर होती है, ठीक है, तो फिर यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है दोस्तों। ये बेसमेंट करती है इस एपिथेलियल सेल्स को, वहां पर अपने ऊपर बेस देती है और इसी के ऊपर ग्रोथ करता है। इसके नीचे आपको ब्लड कैपिलरीज मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा, लिम्फेटिक चैनल मिलेगा, नर्व्स मिलेगा, ये सब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मिलेगा जो लेमाइना प्रोपेरिया में यहां पर पाया जाता है। जब स्किन का स्ट्रक्चर देखते हो तब ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर सीखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये जो लेमाइना प्रोपेरिया होता है ये प्रॉपर यहाँ पर दोस्तों उसको इन्वॉल्व करता है, और ये नर्व होती है, ये नर्व इंडिंग्स यहाँ पर सेंसेशन की इंडिंग्स होती है, और यही कारण है दोस्तों ये लिम्फेटिक चैनल यहाँ पर होता है। ये स्क्विमस सेल्स होती है दोस्तों जो इस लिम्फेटिक्स और किरेटिन के पोर्शन के बीच में पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो कि टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी दोस्तों। टफ कनेक्टिव टिश्यू मतलब हर प्रकार के प्रेशर को सहन कर जाए, इस प्रकार के टफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है दोस्तों। यहाँ पर लेमाइना प्रोपेरिया आपको मैंने बताया, ये लेमाइना प्रोपेरिया होगा दोस्तों तो स्पेशली इसमें ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फेटिक चैनल्स होंगी, है ना, नर्व्स इंडिंग्स होगी, और साथ ही साथ दोस्तों टिश्यू के लेवल पर कौन सी सेल पाई जाती है? इम्यून सेल्स। ठीक है, वो इम्यून सेल्स भी यहां पर मौजूद रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां से पानी, फूड, सारा हमारा न्यूट्रिशन यहीं से एंटर कर रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो बनी होती है वो इसीलिए टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सॉफ्ट की नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए लेमाइना प्रोपेरिया जो होता है जहां ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक्स, नर्व्स और इम्यून सेल्स होती है दोस्तों, और ये यहाँ पर टफ होता है, बहुत स्ट्रांग लेवल होता है, और इसी के कारण वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा वर्क जो होता है यही से शुरू हो जाता है दोस्तों। न्यूट्रिशन का लेवल यहीं से मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है दोस्तों यहाँ पर जो ओरल सरफेस होती है, ये ओरल सरफेस एक प्रकार से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है गॉड के द्वारा जो कंप्लीटली वहां पर एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है दोस्तों। यानी हमारी बॉडी को हेल्थी स्टेट में मेंटेन करना हमारे ही लेवल पर। आप बेकरी का खूब खा रहे हो, डालडा घी वाला खा रहे हो, तली गली चीजें खूब खा रहे हो, लपक के मीठी चीज खूब खा रहे हो, आप ब्रश नहीं करते 2 टाइम, कभी कभी तो सुबह भी नहीं करते,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, सारे डेंटल रीजन में जर्म्स पैदा हो जाएंगे और ओरल हाइजीन आपकी खराब हो जाएगी। आपको गैस्ट्राइटिस होता है, ओरल हाइजीन हाइपर एसिडिटी के कारण ऑलवेज वहां पर खराब होती है। तो ऐसी कौन छोटी छोटी चीजों को जब टेबल प्रैक्टिस में आप देखते हो तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ओरल सरफेस के लेवल पर डैमेज हो रहा है। और जब ओरल सरफेस के लेवल पर डैमेज होता है तो आप देखोगे हार्ड प्लेट, ठीक है, हार्ड प्लेट के लेवल पर भी आप सबसे पहले, अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन होता है दोस्तों ओरल कैविटी में, आप क्या करते हो, पेशेंट को बोलते हो ना, पेशेंट आता है, बच्चा है, कोई बड़ा है, बोला सर मुझे गले में बहुत हो रहा, खराश आ रहा, चल आकर आ करता है, अरे कितना लाल लाल दिख रहा है, कंजेशन हो गया तुझे, तो गले में इन्फेक्शन हो गए, बोलते हो ना, कहां मिलेगा, हार्ड पैलेट के लेवल पर दोस्तों। आपके वहां छोटी छोटी कैपिलरीज डायलेट होना शुरू हो जाती है दोस्तों, यानी डार्सल सरफेस ऑफ टंग और जिंजीवा के लेवल पर आपको दोस्तों वहां पर डायरेक्टली वो इन्फेक्शन देखने को मिल जाती है। और यही कारण है, कई बार आपने देखा होगा विटामिन सी की कमी के कारण, किसी भी मतलब न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपको वहां पर यह देखने को मिलता है कि वहां पर ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो स्कर्वी हो गया या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हुई दोस्तों, वहां पर आपको इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि वहां पर इन सेल में डैमेज आना शुरू होगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब भी कोई इंफेक्शन होगा, जब तक ये केराटिनाइज सेल से यहाँ पर कनेक्टिव टफ कनेक्टिव टिश्यू की वाल है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन होता है, देन वहां पर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम टिश्यू के लेवल पर डेवलप होती है। लेकिन गॉड ने ऐसा गिफ्ट बनाया है दोस्तों कि यहां पर वो सारा मैकेनिज्म जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, उसको सहन कर लिया जाता है दोस्तों, लेकिन उसके आगे अंदर ये चीज नहीं होती, ठीक है। इसीलिए आप इसको यहां पर स्पेशल समझिए कि कभी भी होगा ना, अचानक नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। जिस पेशेंट को कैंसर होता है वो पेशेंट खुद जिम्मेदार है कि उसने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्बेंसेस किया, डेली रूटीन को डिस्टर्बेंसेस किया, और एज वेल एज आगे जाकर वहां पर ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हुआ, और ये टफ जो उसकी प्रोसेस थी वहां पर डेंजरसली दोस्तों डिस्ट्रक्शन हुआ। इसीलिए हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का पूरा काम हमने समझ लिया। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, हमने स्ट्रेटिफाइड की बात करी, लेकिन अंदर की तरफ गए तो वहां पर केराटिनिन कम हो जाएगा दोस्तों। तो जो नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, जो पर्याप्त मात्रा में केराटिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, याद रखिएगा, दिस इज द जंक पॉइंट, ये वो पॉइंट होता है, यानी यहां पर कोई भी केराटिन का पिगमेंट न के बराबर या तो होगा ही नहीं या बिल्कुल न के बराबर होगा, जिसके कारण इसकी लेयर वहां पर टफ बिल्कुल नहीं होती है, यानी डैमेज होने के चांसेस इस लेयर पर सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो यहां पर जो लेयर होगी बहुत सॉफ्ट होगी और बिल्कुल टफ नहीं होती, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का डैमेज होता है ना, वो तुरंत यहां पर डेवलप हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब यहां के लेवर का डैमेज होता है तो सबसे पहले डैमेज हमको कहां दिखता है, बक्कल म्यूकोजा में, ठीक है। मान लो आपको गरम गरम मैंने चाय दे दी और आपने इधर बात करते करते एक की जगह दो घुट ले लिया, एकदम से मुंह में गया, तो आप क्या करोगे, क्या थूक दोगे उसको, नहीं ना, आप उसको क्या करोगे, निगल लोगे। तो आगे की तरफ जो चाय थी, जो जहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, वो तो सहन कर लेगा, लेकिन अंदर की तरफ जाओगे तो क्या सहन कर पाएगा दोस्तों, नहीं ना। वहां पर कहीं ना कहीं प्रकार का कोई भी डिस्ट्रक्शन कर दिया आपने, तो बक्कल म्यूकोजा के लेवल पर। माउथ के फ्लोर में चले जाओ, अभी माउथ के फ्लोर में तो आप देखते हो बिल्कुल सॉफ्ट लेयर होती है दोस्तों, ठीक है। आप लेटरल साइड में चले जाओ, दोनों गाल के अंदर के साइड, ठीक है। आप कैंसर देखते हो तो कहां देखते हो, दोनों साइड देखते हो ना, गाल के अंदर के साइड दोस्तों। तो लेटरल साइड दोनों जो आपको दिखती है यहां पर आपके अंदर के साइड में, जो माउथ के ओरल कैविटी में दोस्तों, और वेंट्रल यानी कि गहराई में जब जाओगे दोस्तों, तो वहां पर टंग के सरफेस पे चले जाओ, आप सॉफ्ट पैलेट के लेवल पर चले जाओ दोस्तों, या वहां पर रिट्रोमोलर ट्रायंगल, जो ये मोलर होता है, उस मोलर के लेवल से इस प्रकार का जो ट्रायंगल होता है दोस्तों आगे की तरफ आता है। यानी आप जीवान को, टंग को देख लो, पीछे की तरफ चौड़ी है और फिर आगे की तरफ सक्रिय हो गई दोस्तों, ब्रॉड और थीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये तमाम चेंजेस आपको इसी लेवल पर वहां पर देखने को मिलते हैं, और ये सब डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक होते हैं, और लिंक होने के कारण किसी का काम टफ है, किसी का काम सॉफ्ट है, ये दोनों मिलकर वहां पर काम करते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सलाइवा करता है। सलाइवा के जो लाइसोजाइम्स होते हैं दोस्तों, वो किसी भी प्रकार के इंफेक्शंस के लिए वहां पर बैक्टीरिया को सीक्रेट करते, मतलब टॉक्सिन्स को सीक्रेट करते रहते हैं, एंटीबायोटिक को सीक्रेट करते रहते हैं दोस्तों। और यहां पर दोस्तों बेसिकली वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों उसको रिजॉल्व करने का काम करता है। किसी भी
प्रकार के जर्म्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को या किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल ग्रोथ को ढूंढकर उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम यहाँ पर लाइसोजाइम या सैलिवरी ग्लैंड के लेवल पर दोस्तों होता है, और वो डायग्नोस करा देता है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये भी एक प्रकार से लिम्फॉइड टिश्यू होता है। और लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या होता है आपको पता है, लिम्फोसाइट का, बी टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स का काम होता है दोस्तों, आपको पता है, मैंने बताया ल्यूकीमिया के केसेस में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर जब दिख रहा है कि ये चीजें यहाँ पर नर्व लेवल, अब वेसस लेवल दिख रहा है, अगर मान लो किसी प्रकार से यहाँ पर अगर किसी प्रकार का प्री मैलिग्नेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्री मैलिग्नेंट चेंजेस अगर यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो क्या मिल सकता है, एक नाम आप बता सकते हो? बहुत इजीली डायग्नोसिस होता है दोस्तों, बहुत इजीली। ल्यूकोप्लेकिया का नाम सुना है आपने? ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया का नाम सुना हो दोस्तों, तो दो तरह के होते हैं, एक व्हाइट होता है, रेड होता है। व्हाइट होता है ना, डरना मत, बिंदास आप हाथ डाल देना, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपकी, अगर आपने ये टॉपिक सुना है तो, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अगर रेड हो तो बहुत सोच समझ के हाथ डालना, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कॉज टू मैलिग्नेंट एंड मेटास्टेसिस एज वेल एज अर्ली मेटास्टेसिस हो चुका होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जब आपको वहां पर प्री मैलिग्नेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे केसेस आपने टेबल प्रैक्टिस में देखे होंगे, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट, ठीक है। और ये जो ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट होता है ना, ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है दोस्तों, जो लेटर पीरियड में ये भी डेवलप होता है, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में दोस्तों जब आप देखते हो एकदम फ्लेग रेस्ड पैचेस होते हैं दोस्तों, और वहां पर आप जब यहां पर जब डेवलप होता है ना, तब आपको बहुत इजीली यहां पर देखना है दोस्तों। यहां पर एकदम दोस्तों आपको फ्लैट चपटा, यानी इस लेवल पर जब डेवलप हो रहा है तो बिल्कुल चपटे लेवल पर डेवलप होगा दोस्तों, और बिल्कुल क्लियर अंडरलाइंग कॉज आपको वहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा, क्लियर कॉज देखने को मिलेगा कि यहाँ छाला जैसा डेवलप हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों माउथ कैंसर के लेवल पर, वहां पर बिल्कुल क्लियर पार्ट दिखता है आपको, और यूजुअली वो पेनलेस होता है, उस कंडीशन में पेनलेस होता है दोस्तों, कांट बी इजीली स्क्रैप्ड, आप उसको आसानी से खोल के बाहर नहीं निकाल सकते दोस्तों, आप इजीली स्क्रैप नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है एक छोटा सा उभार के रूप में वहां पर फ्लैग कंडीशन का आपको यहां पर दिख रहा है ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट दोस्तों, ठीक है। तो जब आप ऐसे केसेस के लेवल पर आते हो दोस्तों, अवे रिस्क फैक्टर्स टू बी, यहां पर जो होता है दोस्तों रिस्क फैक्टर, जब आप इसको बेसिकली देखोगे तो रिस्क फैक्टर से अवे होता है दोस्तों, इसमें कोई भी खास रिस्क फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सिंपल होता है, और उन लोगों में होता है जिसमें मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होता है, उन लोगों में होता है जिनमें हायर एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाता है, उन लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा पेन किलर या क्रॉसिंग जैसी टैबलेट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों में होता है जो दस्त साफ करने की मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों में होता है जिन लोगों में बहुत ज्यादा एंटी एलर्जिक ड्रग का यूज किया जाता है दोस्तों, और इसीलिए ज्यादातर टोबैको यूज करने वालों में दोस्तों ये थिन ल्यूकोप्लेकिया के रूप में होता है, उसको आप किसी भी टंग रिमूवर के माध्यम से जो साफ करने का यूज करते हो उसके द्वारा भी नहीं निकलेगा दोस्तों, उसको थिन ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जब वहां पर बार बार इसी प्रकार से एग्रावेशन ओनली वन पॉइंट पर रिकरेंट होता है, तो धीरे धीरे करके जो थिन ल्यूकोप्लेकिया होता है ये कन्वर्ट होकर हार्ड हो जाता है, और उसको थिक ल्यूकोप्लेकिया का कहते हैं दोस्तों। और जब ये अनचेंड रहता है उसके बाद दोस्तों, और धीरे धीरे जब ये थिन ल्यूकोप्लेकिया अनचेंड रहता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, तो ये धीरे से थिकन यानी कि थिक ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जब थिक ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तब आप एक अलग ही रेशियो में इसको इस तरह से, आपने अर्टिकारिया देखा है दोस्तों, ठीक है, सिंपल अर्टिकारिया के बंप जैसा आपको देखने को मिलेगा, उभार लेकर देखने को मिलेगा। तो जब आप टेबल प्रैक्टिस करोगे ये दोनों चीजों को आप देखिएगा, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेता, अगर आपको कहीं पर कोई केस दिख जाता है कि हाँ भाई ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, हमें नहीं करना, हाँ ठीक है, हमको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आप रिपोर्ट को एग्जामिन कीजिए कि ये कहां पर किस लेवल पर होता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों बंपी होने पर नोड्यूलर ल्यूकोप्लेकिया कहलाता है दोस्तों, ठीक है, नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे, एक गठान जैसा दिखेगा आपको, वो अलग ही दिखेगा, एकदम बम्प यानी उभार के रूप में होगा जैसे मैंने बताया, और ये कंडीशन होने पर दोस्तों ये वॉट्स लाइक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी बिल्कुल मस्से आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े एकदम घुंघराले मस्से,
ठीक है, ब्रेन जैसे मस्से छोटे छोटे, तो ये वॉट लाइक हो जाता है दोस्तों, जिसको हम वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया के नाम से जानते हैं, वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, वेरिकोस मतलब वेरिका मस्से होता है, वर्ड्स होता है, उसके नाम के आधार पर इसको नाम दिया जाता है वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया। और ये बहुत ही आसानी के साथ विजिबल हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स में हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों ये सिंपल फॉर्म्स है, यहां पर जब ये केसेस मिलते हैं ना, आप बिल्कुल हाथ डालिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप खुद अपने लेवल पर करेक्ट कर लोगे दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करता हूं। लेकिन जब सीरियस फॉर्म होता है दोस्तों, जब मोर सीरियस फॉर्म होता है, वहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ट्रीट कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, हमारे कई गुरु लोग, हमारे कई साथी लोग ट्रीट कर रहे हैं। जैसे सहदेव बर्डे सर का भी मेरे को मैसेज दिखा कि पेशेंट मेरे पास भी आया है, राजा बाबू सर है, डॉक्टर किरण शेट्टी सर है, डॉक्टर KR वर्मा सर है, ये सारे लोग वर्क कर रहे हैं, और भी कोई काफी लोग मतलब ट्रीट कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने अनुभव जरूर शेयर करिए, हमारे किसी दूसरे भाई के काम आ सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं आपको जो सीखने को मिलता है मैं तुरंत आपको बताता हूं। तो दोस्तों मोर सीरियस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव वर्मिकस ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, याद रखिएगा जी। मुकेश सैनी सर आप भी ट्रीट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मोर सीरियस की लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, यानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला, वर्मिकस ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। और ये यूजुअली दोस्तों बड़ी डेंजरस बात है दोस्तों। ठीक है, बहुत डेंजरस बात है दोस्तों कि यहां पर जो ये केसेस जो देखने को मिलते हैं दोस्तों, प्रोलिफरेटिव वर्मिकस ल्यूकोप्लेकिया, ये लेडीज से सावधान हो जाइए, लेडीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, बहुत आश्चर्य का विषय है दोस्तों। और ये लेडीजों को बहुत आश्चर्य, मेरे परिवार में भी एक केस देखने को मिला दोस्तों, जो ये कारण आश्चर्य करता है कि ये कैसे डेवलप हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका भी कोई रिस्क फैक्टर हमारे सामने नहीं दिखता है कि ये कारण हो सकता है, ये रिस्क है, इसके कारण इसको हुआ दोस्तों। लेकिन जब लीजन आता है दोस्तों, तो रफ व्हाइट लीजन जो ज्यादातर केसेस में दोस्तों स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में डेवलप हो जाता है, वहां पर जो केराटिन लेयर होती है इतनी थिक हो जाती है दोस्तों, जो वहां पर प्री कैंसरस कंडीशन को इंडिकेट करती है, जो आगे जाकर दोस्तों कैंसर में डेवलप हो जाती है। लेकिन वो कब होती है? जब बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी दोस्तों, और वहां पर जब प्री कैंसरस कंडीशन होगी दोस्तों, तो वहां पर स्पेशली रेडनेस डेवलप होगी। अब रेडनेस क्यों डेवलप हो रही है? कि जब यहां पर पर्टिकुलर, अब दो चीज होगा, एक अंदर की तरफ जाएगा, एक बाहर की तरफ जाएगा, वो मैं बाद में बता रहा हूं दोस्तों कैसे। ठीक है, एक केस में ये देखा आपने कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक केस में होगा दोस्तों ये अंदर की तरफ इन्वेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल होते हैं, एक तो बाहर की तरफ जाएगा तो वो आपको बाहर अलग ही दिख जाएगा, आप एग्जामिन कर सकते हो, और एक वो होगा जो ऊपर बंप जरूर दिख रहा, लेकिन वो अंदर के अंदर फैल कर एकदम हार्ड गठान के रूप में बाहर आता है दोस्तों। उसको बोलते हैं डिस्प्लास्टिक सेल्स, याद रखिएगा, डिस्प्लास्टिक सेल्स, यानी यहां पर जो भी सेल्स है वो अपने लेवल पर जो जुड़ा रहता है, जो सेल्स के बीच में जंक्शन होता है उसको भी तोड़कर अंदर की तरफ इन्वेड हो जाता है। तो इन्वेड कहां होगा दोस्तों? वही चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत याद कीजिए, ब्लड और लिम्फ के माध्यम से मेटास्टेसिस होने लगता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो मैलिग्नेंट सेल्स होती है जिसमें रेड स्पॉट होते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे हम इरिथ्रोप्लेजिया का नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये इरिथ्रोप्लेजिया क्योंकि इसमें बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना, आपने वो देखा होगा सिस्टमस ल्यूपस एरिथमेटस, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर लाल लाल धब्बे बन जाते हैं दोस्तों, और वो धीरे से वहां पर दोस्तों बहुत ऑथेंटिकली डीप में वहां पर डिसीज को क्रिएट करता है, जिसको हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस कहते हैं, जो ऑटोइम्यून डिसीज के कारण होता है। और यहां पर भी ये छोटी छोटी सेल्स जब नीचे की तरफ आती है दोस्तों, तो बाहर की तरफ इरिथ्रोप्लेजिया के रूप में, रेड स्पॉट के रूप में देखता है दोस्तों, और ये डेंजरस साइन होता है और बहुत डेंजरस कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? सीवियर डैमेज होता है दोस्तों, और जब सीवियर लगातार सीरियस डैमेज जब वहां पर होता है दोस्तों, तो कांट प्रोड्यूस केराटिन मोर एटिपिकली, वहां पर उतनी मात्रा में केराटिन नहीं बन पाता उस सेल से, और ये जब वहां पर पर्टिकुलर उस एरिया में केराटिन नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा एट्रोफिक हो जाएगा दोस्तों, यानी जो मेन सेल है वो सिकुड़ने लग जाएगी, और जो कैंसरस सेल के रूप में वो बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन सेल जो है दोस्तों
मेन सेल को न्यूट्रिशन कम मिलेगा और जो एबनॉर्मल सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। और इसी कारण से दोस्तों जो मेन सेल्स होती है वो एट्रोपिड हो जाती है और एबनॉर्मल सेल्स है वो हाइपरट्रोपिड हो जाती है दोस्तों। और ये जब एटोपिक लीजन डेवलप होता है दोस्तों, इसी को हम दोस्तों एरिथ्रोप्लेकिया के नाम से जानते हैं। क्यों? वहां ल्यूकोप्लेकिया था जो व्हाइट दिख रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, एरिथ्रोप्लेकिया हो गया, अर्थात बिल्कुल रेड हो गया। और जब रेड होता है ना दोस्तों, दिस इज अ मोर सीवियर डिस्प्लेसिया। ठीक है, मोर सीरियस डिस्प्लेशिया के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में दोस्तों इसकी ग्रोइंग रेट 3% है, यानी जितने भी आपको ल्यूकोप्लेकिया दिख रहा है उसमें से 3% डायरेक्टली दोस्तों एरिथ्रोप्लेकिया के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अर्ली कैंसर का डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। जितना भी फ्रिक्शन यानी रगड़ लग के किरोटोसिस होता है दोस्तों, वहां पर रफ टूथ सरफेस इसके लिए बहुत जिम्मेदार होती है। यानी जिन लोगों के रफ टूथ पे मतलब जो टूथ प्रिंट बनते हैं ना, कभी आपने देखा होगा कि टंग के ऊपर बराबर टूथ प्रिंट बन जाते हैं। ठीक है, दोनों दांतों के बीच में जो रफनेस होती है वो केसेस में फ्रिक्शन केरेटोसिस होने के कारण दोस्तों जब रफ टूथ सरफेस होती है बहुत तेजी के साथ ये फैलता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर रिपीटेड फिजिकल ट्रॉमा हो, यानी मैंने आपको जैसे बताया ड्रिंक, गरम खाना या किसी कारण से किसी सेल्स के उपयोग से या किसी न्यूट्रिशनल ऐसी चीजों के उपयोग से जो हम डेली यूज करते हैं दोस्तों, और उन उपयोगों के कारण दोस्तों वहां पर लगातार अगर किसी प्रकार का फ्रिक्शन या रगड़ होता रहेगा दोस्तों, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं नॉर्मल हाइपरप्लास्टिक रिस्पॉन्सेस को डेवलप कर देता है। और जब वहां पर नॉर्मल हाइपरप्लास्टिक रिस्पॉन्स डेवलप होता है दोस्तों, तो वो इपिथेलियल सेल्स के डिवीजन को इंक्रीज कर देता है। और जब इपिथेलियल सेल्स का डिवीजन इंक्रीज होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सेल जो नॉर्मली ग्रोथ करती थी, नॉर्मल न ग्रोथ करके एबनॉर्मली ग्रोथ करने लग गई दोस्तों। तो यहां पर जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ केराटिन होती है दोस्तों, नॉट टू प्री कैंसर, मतलब वो एक प्री कैंसरस लीजन के रूप में दोस्तों वहां पर फेड हो जाती है यूजुअली। और यही कारण है दोस्तों कि जो काम उसको प्रोटेक्शन का करना होता था वो प्रोटेक्शन का न करके वहां पर केराटिन का पिगमेंट करना ही बंद कर देती है दोस्तों। और जब केराटिन पिगमेंट का करना ही मतलब वहां पर प्रोडक्शन करना ही बंद कर देगी, तो डेफिनेटली वहां पर आपको दिखेगा कि एबनॉर्मल सेल्स इस प्रकार से या तो बाहर या इस प्रकार से अंदर की तरफ दोस्तों ग्रो करना शुरू कर देती है। और यही कारण है दोस्तों जब मोस्ट ओरल कैविटी स्क्वीमस एपिथेलियल से बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा ज्यादातर ओरल कैविटी स्क्वीमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है दोस्तों, इसीलिए मेजॉरिटी में स्क्वीमस सेल्स लेयर वहां पर डेवलप करती है कार्सिनोमा को। ठीक है, एक वर्ड में क्लियर समझ लीजिए कि यहां पर ज्यादातर लेयर जो ओरल कैविटी की होती है दोस्तों, आप मान के चलिए 70 to 80% स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी होती है, इसलिए मेजॉरिटी में स्क्वेमस सेल्स कैंसर यहां पर डेवलप होता है। और यही कारण है कि जब किसी कारणवश या तो हेरिडिटी होगा या कहीं पर जेनेटिक म्यूटेशन होगा दोस्तों, ठीक है, दो चीज होगी, या तो हेरिडिटी होगा या जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन ज्यादातर चांसेस आपको जेनेटिक म्यूटेशन के देखने को मिलता है ज्यादातर कैंसर में। तो जब जेनेटिक म्यूटेशन होगा दोस्तों तो दो प्रकार से होगा, पहला होगा एक्टिव, दूसरा होगा इनएक्टिव। तो जब एक्टिव होता है दोस्तों तो प्रोटो ऑन्कोजेंस होते हैं, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं दोस्तों जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर या आरएएस के लेवल पर होते हैं दोस्तों। ये ऑन्कोजेंस क्या काम करते हैं, प्रोमोटल सेल डिवीजन, यानी ये जितने भी सेल डिवीजन होते हैं उसको बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों। और जब वहां पर सेल डिवीजन बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको समझना है कि जब नॉर्मल ग्रोथ करता है तो पूरी बॉडी के सेल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बॉडी के पूरे फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर लगातार दोस्तों ग्रोथ करते हैं, उसमें कोई मतलब एबनॉर्मलिटीज नहीं होती। लेकिन जब भी कभी एबनॉर्मलिटीज होगी तो वो दोस्तों डेफिनेटली वहां पर एक्टिव रूप में आपके सामने आ जाएगा दोस्तों कि हाँ ये एक्टिवली बता दोगे कि नहीं भाई ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये आपको यहाँ पर ल्यूको जो प्लेकिया था ये वहां पर डेफिनेटली एरिथ्रोप्लेकिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ये एरिथ्रोप्लेकिया आगे जाकर दोस्तों ओरल कैविटी कैंसर के रूप में डेवलप हो रहा है। यही चीज अगर आप इनएक्टिव फॉर्म में देखोगे दोस्तों तो यहां पर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करते हैं, ये जीन्स इनकोड हो जाते हैं, यानी वो ओपन हो जाते हैं दोस्तों। जैसे प्रोटीन्स P53, P16, PRB,
ये जो होते हैं ना इनएक्टिवेटेड जीन्स के रूप में सामने आते हैं दोस्तों। ये मैक्सिमम जीन्स जब वहां पर ओपन हो जाते हैं, इनकोड हो जाते हैं दोस्तों, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वहां पर शुरू हो जाता है। तो जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो सीधा ट्यूमर बनाएगा, और जब ट्यूमर बनाएगा तो डेफिनेटली बेनाइन होगा या मेलिग्नेंट होगा। और जब यहाँ पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा और वो वहां पर बेनाइन या ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर के लेवल पर आएगा, और बेनाइन हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजीली कवर हो जाता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट हुआ तो, जब मेलिग्नेंट हुआ दोस्तों तो डेफिनेटली कहां फैलेगा, ये फैलेगा दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये दिख रहा है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मैंने बताया ज्वाइन करके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल पर फैलना शुरू होता है दोस्तों। और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फैलेगा तो मैलिग्नेंट रूप में फैलेगा दोस्तों, ठीक है। और जब मैलिग्नेंट रूप में फैलेगा तो कौन कौन से पार्ट में फैलेगा साहब, ठीक है। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगा। तो सबसे पहले जो ग्लैंड सिक्रेशन करती है कौन सी है, सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर जब ल्यूकोप्लेकिया का सबसे पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी ओरल कैविटी कैंसर में सबसे पहले सैलाइवरी ग्लैंड अफेक्टेड होती है, देन वहां की मसल्स अफेक्टेड होती है जो जहां पर ये ग्लैंड्स उसके अंदर रहती है, और तीसरा होता है ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। पहले ग्लैंड जहां पर सेल्स है, उस सेल्स के अंदर ग्लैंड्स रहेगी, वो ग्लैंड्स, उसके बाद में आपको मसल्स, जहां पर वो स्मूथ मसल्स या जो पर्टिकुलर लेयर होती है जो उसको मतलब एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, एक ऑर्गन का कैरेक्टर प्रदान करता है, वहां पर वो अफेक्टेड होगा। और लास्टली आप देखोगे दोस्तों ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम वहां पर डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सैलाइवरी ग्लैंड में हुआ, मसल्स में हुआ और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में हुआ तो क्या मेटास्टेसिस नहीं होगा दोस्तों? बेनाइन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट हुआ तो, मैलिग्नेंट हुआ आप मान के चलिए मेटास्टेसाइज हो जाएगा दोस्तों। और जब मेटास्टेसाइज हो जाएगा तो प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया के रूप में कन्वर्ट होगा, जिसको हम वेरिकस कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसे हम स्नफ डायपर कैंसर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और यही कंडीशन है दोस्तों, यहां पर बहुत ही टिपिकल जो न्यूक्लियस होता है सेल का, आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो दोस्तों। यहां पर जो न्यूक्लियस होता है वो पर्टिकुलरली जब आप न्यूक्लियस को देखोगे दोस्तों, बिल्कुल इरेगुलर शेप। आपने कभी इस टाइप का न्यूक्लियस देखा है? नहीं ना। जितने भी स्ट्रक्चर आपने सेल के पढ़े उसमें तो राउंड देखा आपने, ओवल देखा आपने, ठीक है। आपने हमेशा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस जब भी देखा होगा वो एबनॉर्मल सेल्स में देखा होगा दोस्तों। डार्कली स्टेन न्यूक्लियस, जब आप इसको स्टेन करते हो लेबोरेटरी में तो बिल्कुल डार्कली स्टेन होगा, जबकि आप जब सिंपल से सेल देखते हो WBC आपको बिल्कुल एकदम पर्पल कलर का आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जब स्टेन किया जाता है इतना डार्क कलर लेता है कि आप अलग ही बता देते हो। जो लोग लेबोरेटरी में, चूंकि लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, इसलिए इस चीज को मैंने हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत अच्छी स्टडी की है और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैंने देखा भी है दोस्तों। तो यहां पर ये डार्कली स्टेन न्यूक्लियस के रूप में वहां पर हमारे सामने आता है, और यही कारण है ये इतना इलाज हो जाता है। अभी न्यूक्लियस पूरी सेल को ढक रहा है, ये इतना बड़ा, जबकि न्यूक्लियस तो कितना होता है, बीच सेंटर में होता है, उसके आसपास साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन यहाँ पर न केवल डार्क स्टेन हो जाता है, इवन यहाँ पर न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों कि आप क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं यार इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। और जब ये प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार सा दोस्तों, इस प्रकार का स्प्रिंग जैसा लेयर दिखता है जिसको हम बोलते हैं केरेटिन पल्स। और ये केरेटिन पल्स अगर देखने को मिल जाता है, आप मान के चलिए दोस्तों दिस इज द को कार्सिनोजेनिक फैक्टर। और जब ये को कार्सिनोजेनिक फैक्टर होता है तो डेफिनेटली कार्सिनोजन को डेवलप करने का काम करता है, जो कैंसर को डेवलप करते हैं। और यही कारण है दोस्तों, यहां पर जब ये को कार्सिनोजेनेसिस डेवलप होता है तो ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। और यही कारण है आज के समय में डे टू डे लाइफ में हम लोगों का मॉडर्न जो रहन सहन का जो तरीका होता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं या तो खाएंगे तो खूब लपक के खाएंगे और नहीं खाएंगे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। हम लोग पिएंगे तो फिर खूब लपक के वाइन, अरे एक बोतल में क्या होता है, चल आन दे और 2-4 बोतल आन दे, ठीक है। ये कैरेक्टर आजकल का जो समझदार है वो तो 1-2 पैग लेकर जिंदगी निकाल देता है, 40 साल 50 साल। लेकिन जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं वो जानते बूझते भी जरूरत से ज्यादा वहां पर करते हैं दोस्तों। तो अल्कोहल सबसे बड़ा कारण हो जाता है यहाँ पर दोस्तों, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी का, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी का, इम्यूनिटी के लो होने का। टोबैको इसका बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, ये दो। और यही कारण है जो जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करता है, एंटी एलर्जिन का यूज करता है दोस्तों, जो लगातार कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा जो एंटासिड का उपयोग करता है, जो यहाँ पर फील्ड कॉन्सेंट्रेशन या ये कहें जाए दोस्तों कैंसराइजेशन के लेवल पर काम करता है। यानी कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी ये चीजें होती है जो टिपिकली हमको टेबल प्रैक्टिस में उसके लेवल पर देखने को मिलती है। और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड एरिया को हम जब देखते हैं ना दोस्तों ये एरिया ज्यादातर दोस्तों वहां पर अंडरगोस, यानी यहां पर वो ऐसे एरिया से गुजरने लग जाता है जहां पर जेनेटिक चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको पता है दोस्तों आजकल ऑटो इम्यूनिटी कितनी जल्दी डेवलप हो रही है। इसीलिए दोस्तों मोर लाइकली यहां पर कैंसर होने का जो चांसेस है, डेवलप होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और इसी कारण से दोस्तों अन्य प्रकार के जो ओरल कैंसर हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, जब भी ओरल कैविटी में एडिनोकार्सिनोमा होता है सबसे पहले आपको सैलाइवरी ग्लैंड देखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली एडिनोकार्सिनोमा दोस्तों सैलाइवरी ग्लैंड के लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा एनोडल लिम्फोमास। ठीक है, ये कहां देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट्स के लेवल पर, जो वहां पर ओरल कैविटी की लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फेटिक चैनल होता है, वहां पर दोस्तों एक्स्ट्रा एनोडल लिम्फोमास वहां बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। और तीसरा होता है मिलोनोमास। अब ये मिलोनोमास कहां होता है दोस्तों, जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है दोस्तों जो हार्ड पैलेट में होती है, हार्ड पैलेट के रीजन पर जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है वहां पर मिलेनोमास बहुत कॉमन रूप से देखा जाता है दोस्तों। हालांकि ये रेयर है, मिलेनोमास बहुत रेयर है, लेकिन सैलाइवरी ग्लैंड और लिम्फोसाइट का जो चैनल होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर आप जब देखते हो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का रोल सबसे ज्यादा देखा जाता है। और यही कारण है दोस्तों यहां पर लिप वर्मिलियन के नाम से या सिगरेट या जो पाइप स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में सबसे कॉमन रूप से दोस्तों धीरे धीरे वेंट्रल पोर्शन, लेटरल पोर्शन, बकल म्यूकोजा, सैलाइवरी ग्लैंड्स और स्पेशली टंग के पोस्टीरियर पार्ट, टंग के इंटीरियर पार्ट में बहुत कॉमन रूप से दोस्तों हमको ये चीजें देखने को मिल रही है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा एक्लिक या एकिविक चिलाइटिस का केस देखा होगा दोस्तों, ये बेसिकली प्री कैंसरस राउच पैच के रूप में दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर, लिप्स के लेवल पर। ठीक है, जो सन एक्सपोजर के कारण बहुत कॉमन रूप से आपको देखने को मिलता है। बड़े बड़े गुच्छे के रूप में आपको लिप्स के ऊपर मस्से देखने को मिल जाएंगे या कैंसर के ट्यूमर वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जो रिस्क फैक्टर होता है जो ओरल या स्क्विमस सेल कार्सिनोमा को डेवलप करता है, ये क्लियरली इंडिकेट होता है दोस्तों कि यहां पर जितने भी कैंसर होते हैं उसमें सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, अल्कोहल का अब्यूज करना, टोबैको का स्मोकिंग करना, चीविंग बीटल, जितने भी ओवेल्स होते हैं या पान, जो लोग पान खाते हैं, जो सुपारी चबाते हैं दोस्तों, या जो लोग वहां पर इस प्रकार का पान बीड़ी गुटखा पाउच का सेवन करते हैं उन लोगों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का मेटल डस्ट या केमिकल का वहां पर एक्सपोजर हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है दोस्तों। तो फिनोक्सी एसीटेट एसिड जो होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड, ये बहुत कॉमन रूप से जो मेटल होता है उसके माध्यम से दोस्तों उसके एक्सपोजर के माध्यम से ओरल कैविटी के कैंसर होने का कारण देखा जा रहा है। विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी की पूर्ति करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा रोल हमारे सामने दर्शाता है। जब हम देखते हैं प्लम्बर वहां पर विजन देखते हैं या सिंड्रोम देखते हैं दोस्तों, वहां पर हम लोगों को ये बहुत प्लमर विजन सिंड्रोम में बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल रहा है। जितनी भी इम्यून डिफिशियंसीज हो रही है, चाहे HIV के लेवल पर हो या हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण इम्यूनिसिटी या बार बार हमारे बीमार पड़ने के कारण, बिना वजह से बार बार एंटीबायोटिक या बहुत सारा पेन किलर लेने के कारण हमारी जो ओमना कार्टिल वगैरह जो ड्रग होती है, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है, उसको लेने के कारण जब बार बार हमारी इम्यूनिटी को छेड़ा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों इस प्रकार के ओरल कैंसर डेवलप होने का। और इसीलिए दोस्तों जब ओरोफेरेंजियल कॉजेस के लेवल पर या कैंसर के लेवल पर जाओगे तो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है दोस्तों HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो 16 नंबर का वायरस है दोस्तों, इसमें बहुत सारी कैविटीज होती है। ये ओरल कैविटी में डायरेक्टली ट्यूमर काज करने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। अब इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वायरस है दोस्तों। इसलिए जब फेरिंज की बात आती है, ओरोफेरेंजियल काज की बात आती है दोस्तों, तो इसका कारण भी
यहां पर हमको देखने को मिला। जब सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों ओरल कैविटी के कैंसर के, तब आपको क्लियरली देखने को मिलेगा वहां पर नंबर्स चेंजेस होते हैं दोस्तों सेंसेशन के आधार पर। यानी जो पेशेंट्स होता है उस पेशेंट का सेंसेशन कैसा है, उसका इम्यूनिटी पावर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को जितने भी सिम्टम्स आते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं टिपिकली वो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हॉर्स वाइस की बात आ जाए या पेन या डिफिकल्टी विथ चीविंग हो जाए, यानी किसी को निगलते समय प्रॉब्लम हो रहा है या चबाते समय प्रॉब्लम हो रहा है, सोलिंग यानी निगलने के दौरान गले में ओरल कैविटी में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, तो कभी कभी स्टार्टिंग में तो पेनलेस होता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों पेनफुल लंप आपको वहां पर उभार, ये जो मैंने बताया ये वहां पर आपको देखने को मिलता है। चाहे वहां पर सोर हो या डिस्कलरेशन ऑफ माउथ हो दोस्तों जो हील नहीं होता, ठीक है, वहां पर सोर यानी कि कहीं पर जलन हो रही है आपको लगातार, या फिर कहीं पर कोई लंप या बंप बन गया है दोस्तों और जो हील नहीं हो रहा, छाला हो गया वो हील नहीं हो रहा, लगातार कई महीनों से आप देख रहे हो ट्रीट कर रहे हो कि मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू ट्रीट कर रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा दोस्तों, ये टिपिकली इंडिकेट करता है कि हाँ साहब यहां पर तो इसको ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? साइंस जब हम देखेंगे ना, हम डॉक्टर्स हैं, जब हम देखते हैं तो प्री कैंसरस डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, या तो ल्यूकोप्लेकिया होगा या तो इरिथ्रोप्लेकिया होगा या इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया होगा, दोनों, या एबनॉर्मल टिश्यूज या मास हमको देखने को मिलते हैं। ये हम डायरेक्ट साइन करके देखते हैं, ला भाई ओपन कर माउथ देख रहे हैं हम, ठीक है, वहां पर व्हाइट लीजन हुआ, रफ लीजन हुआ, इरेगुलर सरफेस हुई या स्पेक्टल्ड सरफेस हुई दोस्तों, तो वहां पर आपको रफ सरफेस दिखती है, तो टिपिकली दो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको कहा, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, इस पे पूरा प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। जो बाहर की तरफ जा रहा है बहुत इजीली कवर होगा, जो अंदर की तरफ जा रहा है बहुत डेंजरस है, ठीक होने में चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अंदर प्रवेश करने वाला दोस्तों इंडोफिलिक कहलाता है, इंडोफिलिक बहुत डेंजरस होता है, लेकिन जो बाहर की तरफ जाता है एक्सोफाइटिक कहलाता है दोस्तों, यानी फाइट करके उसको बाहर निकाला जा रहा है दोस्तों, एक्सोफाइटिक कहलाता है और वो बहुत इजीली कवर हम कर सकते हैं। लेकिन इंडोफिलिक को कवर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो डीप टिश्यू में फैलकर ब्लड और लिम्फ के माध्यम से मेटास्टेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। और इसीलिए जब हम डायग्नोसिस का लेवल तय करते हैं दोस्तों, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है कभी भी बायोप्सी, मैं तो नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस उसी से हो जाता है दोस्तों तो बगैर बायोप्सी का काम कीजिए, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ दे पाओगे। लेकिन अगर कहीं से ठुका पीटे के आया तो डेफिनेटली बायोप्सी करवा के आया होगा, हिस्टोलॉजी करवा के आया होगा। आप डायरेक्टली अगर नहीं आया तो पेट स्कैन करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, स्टेजिंग करा लीजिए दोस्तों, स्टेजिंग यानी कैंसर के स्टेजिंग करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। टी से होता है, यहाँ पर स्टेजिंग जो होती है दोस्तों 3 प्रकार से दी जाती है, टी, एन और एम, ठीक है। टी होता है प्राइमरी ट्यूमर साइज, यानी टी का साइज देखा जाता है कि ट्यूमर का साइज क्या है। दूसरा देखा जाता है एन, यानी नंबर लोकेशन ऑफ इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स, कहां पर हुआ है, कितने लिम्फ नोड्स वहां पर पाए जाते हैं, उन लिम्फ नोड्स में से कितने वहां पर अफेक्टेड है, यानी वहां पर बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इम्यूनिटी का लेवल कितना डाउन है, ये आपको यहाँ पता लग जाएगा। एम से मेटास्टेसिस, कि यहां पर ये फैला या नहीं फैला, यानी वहां पर इसकी जो डिस्टेंट स्प्रेड की कैंसर के उत्पन्न होने के जो चांसेस है वो कितने जगह फैला चुका है दोस्तों, ये डायरेक्टली हमको मिलता है। अर्थात यहां पर नंबर जितना इंक्रीज है, जितनी स्टेज इंक्रीज है, आप मान के चलिए उतना ही वर्स प्रोग्नोसिस है, यानी प्रोग्नोसिस का चांसेस वहां पर दोस्तों बहुत डेंजरस है। इसीलिए आप एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्टेटस देखिए आप उसमें, यानी मेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो होता है दोस्तों वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का होता है ओरोफेरिंक्स के लेवल पर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ओरोफेरिंक्स के लेवल पर वहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, जिसका कोई इलाज अभी तक किसी भी साइंस में नहीं है दोस्तों। बेसिकली वहां पर ये साइंस फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों तो सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस होना चाहिए प्री कैंसरस, ये जो लीजन है ये कैंसरस लीजन है या प्री कैंसरस लीजन है दोस्तों। एक्टिव सर्विलेंस कितनी हो, कितना समय जिंदा रह सकता है दोस्तों, उसको कोई भी रिमूविंग डिसीज टिश्यू का जो है वहां पर संभव है या नहीं, या उसका पहले हो चुका है या नहीं दोस्तों, या स्टॉपिंग
मतलब कॉजेटिव एजेंट जो इसको कॉज कर रहा है, उस कॉजेटिव एजेंट को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अर्थात आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कारण से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो रही है, जिस कारण से वहां पर मान लो सिगरेट स्मोकिंग लंबे समय से, अल्कोहलिक लंबे समय से, एक जितने भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं वहां पर रीजन आपको देखने को मिलता है। और इसी कारण से दोस्तों जब डिफरेंट प्रकार के आप मॉडर्न साइंस के लेवल पर जाते हो तो सबसे पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का लेवल दिया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, ये लीजन डेफिनेटली कफ का सबसे पहले कफ कॉज करता है और वो बेटर मैनेज कर सकते हैं हम दोस्तों, बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब ओरल कैंसर से बचने के लिए आप बात करोगे दोस्तों, तो रूटीनली आपको हेड और नेक एग्जाम करवाते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा फैमिली हिस्ट्री में है या आपको रिकरेंट वहां पर हो रहा है, आपको डायरेक्ट वहां पर फैमिली हिस्ट्री को एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए दोस्तों। जब रेड या व्हाइट प्लेक्स को देखते हो तो तुरंत दोस्तों सावधान होकर हमारे वहां पर ट्रीटमेंट कराने चाहिए दोस्तों। और जब आप इस लेवल पर आते हैं तो आपको छोटे सा टिप्स भी पता होना चाहिए कि जो एडिनोकार्सिनोमा होता है दोस्तों, वो और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस हुआ। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैंने पूरा बताया। एडिनोकार्सिनोमा वो कैंसर होता है दोस्तों जो किसी ग्लैंड्स पर डेवलप होता है। अब वो कौन सी ग्लैंड है? सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि ऑर्गन्स को लिंक करे रहती है, उससे जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। और एडिनोकार्सिनोमा का कॉमन फॉर्म होता है दोस्तों, जो टिपिकली आपको पूरी बॉडी में ग्लैंड्स के लेवल पर जाओगे तो आप सबसे बढ़िया उदाहरण आपको ब्रेस्ट में देखने को मिलेगा। वहां पर क्या हो रहा है? एडिनोकार्सिनोमा। स्टमक में क्या हो रहा है? एडिनोकार्सिनोमा। प्रोस्टेट में क्या हो रहा है? एडिनोकार्सिनोमा। लंग्स में क्या हो रहा है? एडिनोकार्सिनोमा। पेनक्रिएटिक और कोलेट्रल कैंसर, जो मैंने कोलोरेक्टल कैंसर बताया, उसमें क्या हो रहा है? दे आर ऑलमोस्ट एडिनोकार्सिनोमा। तो जब एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो रहा है दोस्तों, तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी पता है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर जब आप इलेक्ट्रोमा पे ट्रीटमेंट की बात आती है, आप ही लोग बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। सब लोग बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रोटोकॉल वेन 1000। चलिए अब सीधी बात, मैंने बताया ब्लड और लिम्फ इंप्योर हो रहा है, ठीक है, करेक्ट दोस्तों? आवाज आना चाहिए यार, तभी मजा आएगा मेरे को सिखाने। ठीक है, जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक सर। नहीं सर, विनोद सर उसको अपन बाद में रखें, ठीक है। पहले हम डायरेक्टली बात करते हैं कि यहाँ पर जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक तो सबसे बड़ी चीज होती है लिम्फोबूस्टर सर। यहाँ पर सबसे बेस्ट बात क्या होती है ना, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक से हम लोग उसकी पूरी बॉडी के लेवल को बूस्टअप करते हैं, ठीक है, यानी एनर्जी लेवल देते हैं। जो कमी हो जाती है कैंसर में वो हम पूर्ति करते हैं। लेकिन हमारी सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है दोस्तों लिम्फोबूस्टर। अरे यहाँ थ्रोट पे कौन सी मेडिसिन काम करती है? ठीक है, के लेवल पर C3। हाँ, अभी आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। ये C13 हो गई पहली। थ्रोट ओरल कैविटी के सारे कैंसर में आपको कोई मेडिसिन देखने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आपने तय कर लिया। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगी? नहीं, मैंने ब्लड की बात करी है, ब्लड पे काम करने वाली मेडिसिन। A3 आएगा दोस्तों। तीसरा बात, जो सेंसरी नर्व पे भी काम करती है और थ्रोट के पेन को भी बंद करती है, ठीक है। अब इसमें न्यूरोलजिक पेन, यहाँ पर गले में क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, तो न्यूरोलजिया के लिए दो बेस्ट मेडिसिन कौन सी है? ये सिलेक्शन हो गया दोस्तों। सबसे पहले फंक्शनल सिलेक्शन कर दिया आपने। ये डायरेक्टली थ्रोट लेवल पर किसी भी प्रकार का डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, उसको कवर करने का काम कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखना, कैंसर का फार्मूला जो मैंने बताया है A2C13 GD5 P2N1, वो भी देना है। और गार्गल में A2C13 GD4 P2N1, इसको गार्गल में देना है, करेक्ट। ये भूलना मत।
ये पूर्ण रूप से थ्रॉट के पूरे ओरल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम आप कर रहे हो, इसलिए इसको मत बोलना, ठीक है? करेक्ट, आगे बढ़ो। सर आप लिख लो सर, A2C13। इसमें हाँ सर, A2C13। मैडम जो फार्मूला में कितनी बार तो बता चुका हूँ आपको, उसमें C13 ऐड कर दीजिए वो फार्मूले में, ठीक है? अरे भाई अनम्यूट कर लो ना, क्यों आवाज कर रहे हो? टंग कैंसर की बात कर लीजिए आप, ठीक है? टंग कैंसर में क्या दोनों मेडिसिन याद है? C3 लगेगा। मैं C3 भी बता रहा हूँ, लेकिन रीजन बता रहा हूँ कि C13 का इंपॉर्टेंट वहां पर क्या होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको C13 S1, ठीक है? ठीक है, C3 अल्टरनेट C3, सर सबको म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोल के म्यूट हो जाओ सर सब लोग। इसके से नहीं, बहुत आवाज आ रही है सब वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर C13 S1 L1 A3B सेकेंड डायल्यूशन एज वेल एज अल्टरनेट C3 S1 A3 L1 F1 WE 200 डायल्यूशन। दोस्तों ये किसी भी कार्सिनोमा टंग के लेवल पर बहुत ब्रिलियंट काम करता है। मेरे सीनियर, मेरे कजिन्स, मेरे जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया है दोस्तों। यानी यहाँ पर हम लोग जब C3 को जब हाई पोटेंसी में देते हैं तो बहुत तेजी के साथ रीजनरेशन होता है, बहुत तेजी के साथ वहां पर जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है वो वहां से सबसाइड होकर रीजनरेशन शुरू होता है। और यहाँ पर जब C13 देते हैं तो C13 पूरे ओरल कैविटी पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो C2 सबसे बेस्ट है, लेकिन C3 जो होती है नर्वाइन एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है। तो यहाँ पर ओरल कैविटी के लेवल पर C3 के लेवल पर अगर C13 और C3 की बात करें तो C3 S1 A3 L1 F1 200 में और C13 S1 L1 A3B यहाँ पर सेकेंड डायल्यूशन में देते हैं तो बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलता है दोस्तों। बिकॉज ऑफ ये डायरेक्टली टंग के रीजन पे, डायरेक्टली थ्रॉट के रीजन पे, जो जहां से टंग निकली होती है वहां तक पे काम कर जाती है दोस्तों। इसीलिए इसका बहुत बड़ा बेस्ट प्रोटोकॉल हमको देखने को मिलता है। अगर आप इसी चीज को उठा के जो सेकेंड डायल्यूशन में आप दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लिप्स के कैंसर की बात करेंगे, लिप्स के, ठीक है, तो यहां पर केवल आप C13 और C3 में से दो को चूज कर लीजिए आप, केवल ये। तो अगर आप यहां पर आप लिप्स कैंसर की बात करते हो तो C13/C3 S1 L1 A3B ये सेकेंड डायल्यूशन दे दीजिए। यहां पर हमको डबल मेडिसिन चलाने का मकसद ये है कि उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना, और साथ में जब कैंसरस लेवल पर प्रोटोकॉल चला रहे हैं उसका मेन कारण होता है डिजनरेशन के लेवल पर टिश्यू की हीलिंग रेमेडी का वहां पर पहुंचाना। इसीलिए क्योंकि हमारे पास C13 का कोई अगर आप सपोर्टिव मेडिसिन अगर S13 यूज करोगे तो वो कहां काम करेगी दोस्तों, वो तो एंटी डायबिटिक है, ठीक है? तो एंटी डायबिटिक को आप कैसे फंक्शनल वहां पर दे सकते हो? इसीलिए वहां पर C13 को हमको डबल रोल के रूप में लेना पड़ेगा, यानी डबल इंजन हमको चलाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर हमारा प्रोटोकॉल जनरेट होता है। ठीक है सर, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी तभी तो हम C3 वहां ऐड करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी कोई कार्सिनोमा की बात आती है ना, अगर मैं कार्सिनोमा के बस पे बात करूं तो मेरा जो एक गणित बोलता है वहां पर कार्सिनोमा के लेवल पर जब तक हम A2C5 वेन1 S1G नहीं देंगे विनोद सर, मुझे नहीं लगता कि वहां पर रिजल्ट मिलेगा। मैंने हमेशा इनको अलग अलग देकर भी देख लिया, रिजल्ट मुझे फेल होता है, लेकिन जब मैंने दोनों को साथ में किया, यानी एक को मैंने A2C5 वेन1 S1G सेकेंड डायल्यूशन दिया और S2C1 A2G को वहां पर मैंने 200 डायल्यूशन में भी दिया, तो कोई भी कार्सिनोमा का लेवल हो, केवल ऑर्गन की रेमेडी ऐड कर दो, आपका वो पूरा प्रोटोकॉल जनरेट हो जाता है। ये मेरा फीडबैक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं किसी और की बात नहीं करता। मैंने जब जहां जहां यूज किया है वहां पर मैंने बहुत जबरदस्त दिया, क्योंकि देखो म्यूकस मेम्ब्रेन की बात आती है तो वहां पर S2 का काम बहुत जबरदस्त होता है,
ठीक है। किसी भी प्रकार के ट्यूमर की बात आती है, ग्लैंड्स के डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहां पर S2 से बेटर कोई मेडिसिन नहीं। लेकिन जब वहां पर बहुत सीवियर पेन होता है और जब सेंसरी लेवल पर आ जाता है, तब वहां पर S3 C3 का प्रोटोकॉल जनरेट होता है। इसीलिए वहां पर C13 A3 S3 F1W का प्रयोग किया गया, इसीलिए किया गया कि पेन सबसे पहले रिड्यूस होना चाहिए। और वहां पर हम A2 C5 200 दे ही रहे, तो कोई टेंशन ही नहीं हमारे पास। लेकिन अगर हमने A2 C1 को भी 200 जोड़ दिया, तो इस ओरल कैविटी के लेवल पर इससे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि C1 डायरेक्ट कहां काम कर रही है, S2 कहां काम कर रहा है, A2 कहां काम कर रहा है, C5 कहां काम कर रहा है। इसीलिए कोई भी कार्सिनोमा का लेवल आए, A2 C5 Win1 S1G सेकेंड डायल्यूशन प्लस ऑर्गन की रेमेडी ऐड कर दीजिए। दूसरा S2 C1 A2 G 200 वहां पर आप जरूर दीजिएगा, आपको बहुत बड़ा फीडबैक वहां पर देखने को मिलेगा। हाँ सर। अगर सर ये 4th स्टेज में आता है पेशेंट तो सर तब भी हमको फ्रीक्वेंटली डोज चलाना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। जब तक रिकरेंट नहीं होता, मतलब उसका रिग्रोथ नहीं होता, तब तक हमको वहां पर फ्रीक्वेंटली चलाना पड़ेगा। और गैप, जो मेन मेडिसिन है उसको गैप देके चलाना पड़ेगा सर। ठीक है सर, इसमें P1 एंड G ऐड करने सकते हैं? सर P1 तब ऐड कीजिएगा जब एनीमिक कंडीशन हो। ओके सर। है ना, जी तो ऑलरेडी ऐड है। जी जी जी, जो हमारा मेन कैंसर का फार्मूला है उसमें ऑलरेडी जी ऐड है। लेकिन आपको जब लगता है कि एनीमिक कंडीशन है तो P1 का रोल आता है। अगर आप वहां पर ऑलरेडी आप P2 तो दे ही रहे हो, यस सर, तो वहां पर P1 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर एनीमिया होता है देन जनरल टॉनिक में आप डाल के बिल्कुल दे सकते हो। और मैं तो जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक तो मेरा कंपलसरी है हर पेशेंट के लिए। मैं वहां पर या तो ग्लोबल्स में मैंने D4 D5 D6 में बना रखा है, या फिर मैं लिक्विड के रूप में डिस्टिल वाटर बेस बना रखा है, RS बेस बना रखा है। जहां मुझे जल्दी चाहिए RS बेस देता हूं, जहां मुझे लेट चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो, डिस्टिल वाटर बेस देता हूं। लेकिन ले ही नहीं पा रहा, ग्लोबल्स में देता हूं, ले भाई चूसा कर दिन भर में। सर मैं तो जनरल टॉनिक एंड नेचुरल टॉनिक के जी ग्लोबल्स बना के 2-2 4-4 180 ml में पीओ बोल के दे रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल। अरे सर हर एक को दे दे सर, उससे बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। जी आपको सर। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जी आप मेटिथेरेपी को यूज कर रहे हो। यस सर, जी, भले जल्दी वो रिजल्ट आ रहा है। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने क्या करा, डायरेक्ट नरवाइन दे दिया उसको। अब नरवाइन दे दिया, यही चीज मैंने बताया ना, आपने सीधा नरवाइन काम कर दिया सर। जी। सर वो आप गार्गल को लेकर कुछ बताने वाले थे ना, गार्गल क्यों और कैसे काम कर रहे हैं? जब गार्गल की बात करते हैं तो देखो आप, गार्गल जब मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन के अभी लेयर बताई थी, ठीक है, जब हम गार्गल करते हैं ना, नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ट्राइजेमिनल लेवल पर भी बताया था, न्यूरल्जिया के लेवल पर, यहाँ पर तीन पोर्शन होता है। एक पूरा आपका फ्रंट का ये ऑक्सीपिटल रीजन का, दूसरा मैक्सिलरी रीजन का, और तीसरा ये मैंडिबुलर रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर ओरल कैविटी होती है ना, इसका डायरेक्ट लिंक होता है, ब्रांचेस होती है वहां पर। ठीक है, आप उन ब्रांचेस के माध्यम से डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे हो, तो अगर आपने गार्गल दिया ना, तो थ्रॉट रीजन का जो पूरा कंडीशन होता है तुरंत कवर हो जाता है। ठीक है, और आज मुझे राजा बाबू सर, डॉक्टर सुमेश सर, आप है लाइन पे? गांधी सर, डॉक्टर सुमेश गांधी सर, उन्होंने इतना ब्रिलियंट फीडबैक दिया है जो आज तक शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, और मैंने भी नहीं सुना था। ठीक है, राजा बाबू सर, उन्होंने एक, मैं इसीलिए कहता हूँ पागलपंती करो, बहुत चीजें मिलेगी नई नई पड़ेगा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा फीडबैक दिया है। एक व्यक्ति आया जिसको थ्रॉट पेन हो रहा था, बहुत समय से थ्रॉट पेन हो रहा था, कई डॉक्टरों, MBBS डॉक्टरों को बता के आया, और उसको उन्होंने दिमाग चलाया और C13 आरी को स्मेल करने को दे दिया। अब आप सोचिए, हम तो आरी तक ही पहुंचे, उन्होंने C13 भी ऐड करके दे दिया। आप बात मानेंगे सर, 2 बार, केवल 2 दिन उन्होंने यूज किया, उसके बाद फोन लगा के बोलते हैं देयर इज नो पेन इन थ्रॉट। अब आप सोचिए कि जो आदमी 6 महीने, साल भर में मैक्सिमम 5 से 7 डॉक्टर बदल चुका है, और पूरे थ्रॉट रीजन को, अब बताइए स्मेल से C13 ने क्या कर दिया, C13 आरी ने क्या कर दिया वहां पे। यही चीज मैं गार्गल के लेवल पर बताना चाह रहा हूं। जब हम गार्गल कराते हैं और किसी को बहुत ज्यादा पेन हो ना, कोई दिक्कत नहीं, A2 C13 A3 या A2 आप दे रहे हो, A2 C13 Ver1 S3 YG का गार्गल देके देखिएगा आप, S3 8 करके आप देखिएगा, तुरंत वहां पर पेन गले का बंद हो जाता है। लेकिन ये हमको नई चीज सिखाई सुमेश सर ने, हेड्स ऑफ सुमेश सर आपको, कि जब हमने कभी नहीं सोचा कि C13 को हम नोज से दे सकते हैं। नहीं, कभी नहीं सोचे सर ऐसा। जी, कभी नहीं, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया सर। खाने के लिए सर? नहीं सर, स्मेल करने के लिए। सर
C13 को और RE को मिलाकर उन्होंने D3 में दिया स्मेल करने को, और स्मेल करने के बाद में पेशेंट का 2 या 3 दिन में पूरा थ्रोट पेन बंद हो गया। अब उसका नोज से और थ्रोट पेन का मुझे कोई संबंध नहीं आया, लेकिन जब मैंने डिटेल देखा तो वो नर्व की जो ब्रांचेस होती है एक दूसरे से कोरिलेट करती है, उन कोरिलेशन के माध्यम से तुरंत थ्रोट पेन बंद हो गया उसका। खाली स्मेल से मिरेकल कर दिए जी, वो जो स्पेशली जो वहां पे जो कंजेशन था वो दूर हो गया, वो कंजेशन दूर हुआ तो स्पेशल पेन बंद हो गया उसका। ठीक है, पे S1 भी ऐड किए थे सर, लास्ट में बता रहे थे। जी बिल्कुल ऐड कीजिए सर। स्मेल का W का भी अच्छा रिजल्ट है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हेडेक के लेवल पर। जी ट्राइजेमिनल नर्व के लिए सर आपने S1 RE अप्लाई करने के लिए बोले थे सर, यहाँ ईयर के पास एक पॉइंट है ना सर, जी जी S1 RE लगाने के लिए बोले थे। बिल्कुल, वो तो आप कभी भी पूरे प्रोटोकॉल में गैंग्रीनॉल फार्मूला चलाना है साथ में जी सर, इस प्रोटोकॉल के साथ में गैंग्रीनॉल जो पोर्ट बताया था आपने उसको चलाना ही है ना कंपलसरी। हाँ बिल्कुल, वो तो सर देखो मैं कह रहा हूँ वो तो मेन चीज है, लेकिन ये वहां पर जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, जो सिम्टम ल्यूकोप्लेकिया के डेवलप हो रहे हैं या ओरल कैविटी में लगातार फंक्शन डैमेज हो रहा है, ठीक है, उस जो लेयर का मैंने जो बना के बताया ना, उस लेयर के केरेटिनाइज और नॉन केरेटिनाइज लेयर को बैलेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना तब तक हम कैंसर कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जी ये जो C2 और RE का बताया था आपने जी थैलेसीमिया के लिए, तो वो क्या D2 से D3 बनाना सर? सर मैंने क्लियर कट कहा है कि D2 से डालना है, D2 से इक्वल क्वांटिटी में डालना है। 30 ml में लोगे तो 15 ड्रॉप दोनों के डाल लो D2 से 30 ml। सर यहाँ C13 RE को D2 में लिया था सर उन्होंने? सर D3 में लिया था, D3 में RS बेस। जी सर, RS बेस कार्टन में दिया ना सर? हाँ बिल्कुल, कार्टन में ही देना है। हाँ सर एक फीडबैक है। जी सैनी सर। सर जो है कल एक लड़की 18 साल की एज थी जी सर, 6 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी और 6 महीने में मेरठ के अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेडी डॉक्टर को, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था जी। तो कल मैंने जो है उसे जो है 1000 में 1000 में जो है C1 और BE और A1 जी उसे वहीं पिला दी क्लिनिक में ही जी, बाकी दवाई बना के दे दी, और उससे आज पूछा वो सारे घर के खुश हैं और जो है ब्लीडिंग उसकी बंद हो गई। बहुत बधाई सर। ये सबसे बड़ी प्रूविंग होती है कि जब हम इमरजेंसी केस में इस तरह का रिजल्ट देते हैं ना, जो मॉडर्न साइंस में संभव नहीं है वो हम करके बता रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जी। हाँ जी सर, आपने जो है ये बताया था उसे पेट दर्द भी होता था, तो जब डॉक्टर से पूछते थे वे पेट दर्द हो रहा है जी अब क्या करेंगे, जो है वहीं गांव में डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो। हाँ। तो मैंने जो है उसकी नाभि में जो है YE ना डलवा का वर1 और BE जी, हाँ जी ये यूज की थी और उसे पेन भी नहीं है, आज बिल्कुल ठीक है, सारे घर को खुश हैं। बहुत बढ़िया सर, बधाई आपको। हम यूज करते ही है S5F1 वर1 YB यूज करते ही है, आपने दिमाग चला दिया, ये बहुत बढ़िया करा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर अपना यूट्रस कैंसर वाला बायोप्सी कर दिया बोल के बोला ना सर, वो पेशेंट को अपन अपना EH चलाया ना सर जी, ब्लीडिंग बंद हो गया सर इसका जी, पूरा ब्लीडिंग बंद हो गया। वो इसका वो लेडी डॉक्टर पूछे कहते हैं आपका ब्लीडिंग हो रहा क्या क्या जी, नहीं बंद हो गया बोला कहते सर जी, ऐसा कैसे बंद होता है, आपका यूट्रस होल है बोल के बोला कहते सर जी। इसको डाउट आके फिर टेस्ट करने को गए सर, होना बोल के यूट्रस को वो लोगों होल कर दिए सर करके वो ऑपरेशन को आओ बोला कहते सर सीधा अपना EH यूज कर रहा जी, अभी बंद हो गया, उसको एकदम स्टैंड होके ऐसा कैसे बंद हो गया बोल के वो कम से कम 7-8 मिनट ऐसा ही बेहोश में है कहते हैं सर लेडी डॉक्टर जी, ऐसा कैसे बंद हो गया बोले तो उन्होंने बोला कहते EH यूज कर मैडम जी, ऐसा बंद हो गया, मगर बोले तो होल है ना, होल कैसा बंद होता बोल के बोला, इसको डाउट आ गया सर सभी होगा सर, सब चीज अभी देखने को मिलेगी।
थैंक यू सर। ठीक है सर। सर जी नमस्ते सर, ये एक पूछना था। मेरे एक रिलेटिव है, उनकी क्या है 2 साल हो गया है, जी दांत से उनके ब्लीडिंग होती है, उसका रिफर जो है ना आपके गले की ओर आता है। जी सर ये मेरे को दिखाया नहीं है, बस रिलेटिव ने उनसे बात की है ऐसा कि ये क्या हो सकता है। सर मैं पूछ रहा था सर, ऐसे मतलब किस तरीके की कंडीशन हो सकती है, डेवलप हो सर सकती है आप केवल ये नर्वाइन प्रोटोकॉल दे दीजिए C13 वाली 200 डायल्यूशन में, ठीक है, केवल जी, सिंगल। और आप ओके। कुछ मत करिए, आप इस चीज को प्रूव कीजिए, C13 आरी को आप स्मेल करने को दे दीजिए, ठीक है। आप केवल इतना ओके कर सर, लीजिए, थैंक यू। आपको अपने को रिजल्ट समझ में आएगा कि नर्वाइन होगा, इमीडिएट बंद हो जाएगा सर वो। ओके सर, जी के अंदर में हेलो थैंक यू सर। जी इसके अंदर में अगर ये सर, रिपोर्ट। मैं चंद्रमौल बात कर रहा सर। जी सर, हेलो सर ये एक किडनी पेशेंट, स्टोन का पेशेंट आया सर मेरे पास, जी किडनी स्टोन का पेशेंट। जी वो बर्निंग यूरिनेशन है, इनको अल्ट्रासाउंड करे तो 6 mm और ऊपर स्टोन सर राइट साइड में। जी सर मैं इनको EH की मेडिसिन दिया सर, S6C2F1YB दिया। 3 days में एक ब्लैक कलर का स्टोन आया सर। जी बहुत बढ़िया, अभी आराम मिलेगा, उनको पेन भी कम हो गया बोलते। बहुत बढ़िया सर, यही तो कहते हैं दिमाग चलाओ अपना, बस दिमाग चलाते जाओ, कहीं ना कहीं आपको। कौन से डायल्यूशन में दिया? डायल्यूशन में कौन सा दिया? 5 डायल्यूशन 5 में। अच्छा सर एक फीडबैक है सर। सर एक मिनट हम भी नहीं। सर एक फीडबैक है, पैरालिसिस का पेशेंट सर, कल फेशियल पैरालिसिस का जी कल रात को हुआ था उनको, और आज पूरी मुंह उनकी टेढ़ी हो चुकी थी सर। मेरे पास में आए, आवाज भी नहीं निकल पा रहा था सर उनका, और जो भी खा पी रहे थे वो पूरी तरह से गिरते जा रहा था। तो सर मैंने तुरंत, मेरे पास पे आया, आज सुबह 10 बजे की बात है, उनको तुरंत मैंने अपने 17 नंबर पे और पूरे फेशियल पे आरी को पेंट किया सर जी, और अच्छे गाढ़े D3 से मैंने उनको पेंट करने के लिए बोला। कंटिन्यूएशन एकदम पूरी गाड़ी डालते गया, वो खुद अपने हाथों से जहां जहां लग रहा था पेंट करते गए। और उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अंदर जाना पड़ा। उसके बाद में जैसे आया, मुंह खोलने के लिए बोला सर, उसका पूरा फेशियल पूरी तरीके से ठीक हो गया सर। मतलब वो जो मैं वाला फोटो खींच के रखता हूँ, वो सर फोटो खींचने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट मिला सर। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। ये अंदर गया 5 मिनट। यही तो EH है सर, यही तो सर अब मैंने उनको मेडिसिन अभी दिया है सर। जी जी बिल्कुल सर, यही तो जेन्युइन EH है सर। सर एक फीडबैक है सर उनको, सर उम्र उसका 32 साल है, लेकिन सर उनको सर एक फीडबैक हमको मिला है, डायलिसिस करा रहे हैं सर। जी बोलिए मोहन सर। 2 साल का फीमेल है सर जी, उनको 2 साल से सर थ्रोट में अल्सर होते, महीने में एक बार, फिर डिसअपियर होते सर, फिर होते रहते हैं सर जी। तो उसे इतना ये फॉर्मूला अपना गार्गलिंग का दे सकते क्या सर? ये आप बिल्कुल C13 S1 L1 A3B सेकेंड डायल्यूशन में, और A2 C13 वर्वन YG आप उसको कंटिन्यू दो, आप गार्गल करने को, ठीक हो जाएगा। हेलो सर जी एक पेशेंट है सर, एलर्जिक राइनाइटिस है सर, सब में मेडिसिन दी हूँ, मगर नासल ब्लॉक आरी एप्लीकेबल करे तो भी क्लियर नहीं हो रहा। उनको C13 आरी स्मेल करने को दे सकते क्या? बिल्कुल ट्राई करो मैडम, नई चीज हमको सीखने को मिल रही है, बिल्कुल होना चाहिए। He has hypertensive patient सर। आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पर S10 C13 A3 वर्वन Y थर्ड डायल्यूशन में दीजिए, साथ में S1 C1 A1 F1 आरी को थर्ड डायल्यूशन में दीजिए, वो दिए सर। बिल्कुल आप उसको देते रहिए। आप मैक्सिमम 2 से 3 महीने में राइनाइटिस का केस कवर हो जाता है। आप वहां पर इसको स्पेशल C13 आरी स्मेल करने को दीजिए, हो सकता है बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, और नेजल ब्लॉकेज तो पूरा खुल जाएगा। सर आरी एप्लीकेबल कर रहे सर जेल में, तो मगर क्लियर नहीं हो रहा, इस वास्ते पूछे। जी कोई दिक्कत नहीं मैम जी। सर एक फीडबैक है, हेलो, उसमें जो है हाल केवल पेनाइनमेंट से जो पैरालिसिस का केस था 80% से ठीक हो गया, 1 साल पुराना। जी
केवल आयल ही दिए हैं, 1 साल पुराना था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन 80% के लगभग वो ठीक है सर, 1 हफ्ता हुआ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट मिस्टर, थैंक यू। गुड नाइट।